ओके, क्या तुमको एक मेटल प्लेट दिख रहा है, उसमें कैविटी दिख रहा है, गड्ढा है उसमें, ठीक है ना? हमें ध्यान से सुनो और एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मैं इस मेटल प्लेट को गर्म करता हूँ, इफ़ आई हीट अप दिस मेटल प्लेट, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर राइज करेगा. व्हाट विल हैपन टू द साइज ऑफ द कैविटी? विल इट डिक्रीज, विल इट इंक्रीज, विल इट रिमेन द सेम? डिपेंड्स ऑन द मेटल. क्या होगा? ओके, एक ने इंक्रीज, पहले डिक्रीज बोला, फिर तूने इंक्रीज बोला. अच्छा, तूने एक ही जवाब चाहिए मेरे, डिक्रीज. डिक्रीज, राइट? नमन, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है? सर एक्सपैंड होगा तो वो जो क्योंकि वहाँ पे वो एम्प्टी है तो वहाँ पे प्रेशर का होगा तो वो इधर से इधर मूवमेंट करेगा. इसी के स्टेटमेंट को मैं थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जब ये गर्म होगा ना, मास विल एक्सपांड, वॉल्यूम विल एक्सपांड, मास स्प्रेड आउट होगा and the mass will flow into the cavity and the size of the cavity is going to decrease. मतलब मास फ्लो इन करेगा चारों तरफ से, तो कैविटी का साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. ठीक है ना? क्या ये सही है या गलत है? इसको अगर हमको एड्रेस करना है तो हमको सबसे पहले बेसिक्स को हिट करना पड़ेगा कि एक्सपांशन में एक्चुअली होता क्या है. डू यू रिमेंबर एक्सपांशन में क्या होता है? मैक्रो लेवल पे क्या होता है? एटम्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट. किसी भी दो एटम्स को पास पास अगर मैं इमेजिन करूँ, उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. इज दैट क्लियर? अभी थोड़ा सा इमेजिन करो कि इस गड्ढा जो ये जो कैविटी है, कैविटी के पेरीफेरी में जो एटम्स है उनको इमेजिन करो. इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना. एटम्स आर लाइक दिस, इनके बीच एक बॉन्ड, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा. ये है ना, ऐसा रिंग बनाते. इज दैट क्लियर? अभी अगर इस मेटल प्लेट के टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो इन दोनों एटम्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग दोनों एटम्स के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाएगा, इन दोनों एटम्स के बीच का स्पेसिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन टू द पेरीफेरी ऑफ द कैविटी? द सर्कमफरेंस ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज. अरे, द सर्कमफरेंस ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज. भाई, सर्कमफरेंस में जो तुमको दो एटम्स दिख रहे हैं, इनके बीच का स्पेसिंग क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो ये छोटा वाला जो तुमको सर्कल दिख रहा है उसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? इज दैट क्लियर? सो व्हाट विल हैपन? द साइज ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज. तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? और एक बार कैविटी के चारों तरफ, कैविटी के पेरीफेरी में जो एटम्स है उनको इमेजिन करो. एक गोल माला जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बीड्स दिख रहे हैं ना, वो बीड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी भी दो बीड के बीच का डिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. हर दो बीड्स के बीच का डिस्टेंस. सो व्हाट विल हैपन टू द पेरीफेरी ऑफ दैट कैविटी? द साइज ऑफ द पेरीफेरी और द साइज ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज, व्हिच मींस द साइज ऑफ द कैविटी इज गोइंग टू इंक्रीज. मैं तुमको समझा देता हूँ. तुम लोग फोटोज देखते हो ना, फोटो फोन में जूम कर सकते हैं. सोचो प्रवाल का फोटो मैंने खींचा और फोटो को लेके जूम कर दिया, तो उसका चेहरा बड़ा हो जाएगा, उसका छोटा हो जाएगा क्या? ऐसा होता है क्या? तुमने लेकिन जो जवाब दिया वो ऐसा ही जवाब दिया है कि मेटल प्लेट को अगर बड़ा कर दूंगा, कैविटी का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. समझ में आया? और गेटिंग द पॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू से दैट एक मेटल प्लेट का जो एक्सपांशन है, दिस इज वेरी सिमिलर टू ए फोटोग्राफिक एक्सपांशन. एक फोटो का अगर हम एक्सपांड करते हैं तो फोटो का हर डायमेंशन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होता है. आंखों का साइज भी क्या होगा? मैग्नीफाई हो जाएगा. चेहरे का साइज भी क्या हो जाएगा? इक्वली मैग्नीफाई हो जाएगा. तो एक मेटल प्लेट का कैविटी जो है, अगर वो एक्सपांड करता है, मेटल एज ए प्लेट एज ए होल अगर वो एक्सपांड करता है, तो उसका हर एक डायमेंशन प्रोपोर्शनेटली क्या करता है? एक्सपांड करता है. कैविटी का जो रेडियस है आर, फॉर्मूला सिखाया था ना, आर का वैल्यू क्या होगा? आर डैश 1 प्लस अल्फा इंटू व्हाट? डेल टी. बरा ना? रेडियस इंक्रीज हुआ ही नहीं हुआ? ये फॉर्मूला तो मैंने तुमको पहले भी सिखाया था. बोला था कि ये जो है, जब इन दिस केस दिस इज एन एरियल एक्सपांशन, राइट? बिकॉज मेटल प्लेट का एरिया जो है वो क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है. बट एरियल एक्सपांशन में किसका हाथ है? लीनियर एक्सपांशन का ही हाथ है. कल ही तो दिखाया था, एक्स बड़ा वाई बड़ा तब ना एरिया बड़ा, राइट? तो अगर तुम्हारे पास एक डिस्क है, डिस्क के अंदर एक रेडियस आर दिख रहा है तुमको, एज ए होल अगर उस डिस्क का, सॉरी इस प्लेट का अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेडियस आर का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज तो करेगा. और एग्जैक्टली हमको पता है कितना इंक्रीज करेगा. दैट इज आर डैश इज इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी.
सो रेडियस इंक्रीज करेगा कैविटी का, मतलब कैविटी का गड्ढे का जो साइज है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंडली तुमने क्या सीखा कि यहाँ पर जो एक्सपांशन है दैट इज वेरी वेरी सिमिलर टू ए फोटोग्राफिक एक्सपांशन। एक फोटो को अगर एक्सपांड करते हैं उसका हर एक डायमेंशन प्रोपोर्शनेटली एक्सपांड करता है, बढ़ता है। यहाँ पर भी अगर ये मेटल प्लेट एक्सपांड करता है इसके सारे डायमेंशंस प्रोपोर्शनेटली क्या होंगे, एक्सपांड करेंगे। बस एक्सपांशन ऑफ ए कैविटी, याद रहेगा ये कंसेप्ट पक्का। पेंडुलम सबने देखा है, घड़ी में तो देखा होगा पेंडुलम, राइट। घड़ी का ही एग्जांपल लूंगा, ध्यान देना लेकिन, ठीक है ना। एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज 2π√L/g। 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है। टेम्परेचर के साथ ये वैल्यूज बदलता नहीं है, लेकिन इस पूरे फॉर्मूला में ऐसा एक फैक्टर है, ऐसा एक एलिमेंट है जिसका वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बात को समझो, इज दैट क्लियर। मतलब ये अगर पेंडुलम है, इसका लेंथ L जो है वो तो उसका वैल्यू जो है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ, अगर मैंने इसको बहुत हाई अल्फा वाले मटेरियल से ये रस्सी को बनाया, हाई अल्फा अगर मटेरियल से बनाया, नहीं बनाते एक्चुअली, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि लेट अस टेक ए मटेरियल जिसका अल्फा बहुत ज़्यादा है, तो इसका लेंथ विल बी वेरी मच सेंसिटिव टू टेम्परेचर। गर्म हुआ तो फटाक से लंबा हो जाएगा, L बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, इज दैट क्लियर। और अगर ठंडा हो गया तो फटाक से बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इज दैट क्लियर। दैट मीन्स यहाँ पर एक पेंडुलम के टाइम पीरियड में फ़र्क आ जाएगा, इज दैट क्लियर। अभी यू इमेजिन ए पेंडुलम क्लॉक, क्या इमेजिन करो तुम, एक पेंडुलम क्लॉक। एक पेंडुलम क्लॉक को सेकेंड्स पेंडुलम भी बोलता है। एक कहानी है, सुनो ध्यान से, क्या बोलता है, सेकेंड्स पेंडुलम। स्केल टू देना, स्केल जल्दी, ओके। लेट अस से दिस इज द वायर ऑफ द पेंडुलम, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ से रिलीज करता हूँ ना, ये पेंडुलम क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, यहाँ तक जाएगा और एक बार एक्सट्रीम को हिट करेगा। अगर ये पेंडुलम करेक्ट टाइम देता है, या अगर ये सेकेंड्स पेंडुलम करेक्ट टाइम देता है, एवरी टाइम इट हिट्स एन एक्सट्रीम इट रीड्स 1 सेकेंड। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, बूम, पहला एक्सट्रीम 1 सेकेंड, फिर और एक बार एक्सट्रीम को हिट कर, ये कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर। दैट मीन्स टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड्स का टाइम पीरियड। बिकॉज जहाँ से इसने चालू किया था अपना जर्नी, इट कम्स बैक टू द सेम प्लेस अगेन। लेकिन मैं तुमको क्या समझाना चाहता हूँ कि हर बार ये एक बार एक्सट्रीम को हिट करता है, घड़ी कितना रीड करेगा, 1 सेकेंड रीड करेगा। घड़ी अपना रीडिंग कहाँ से निकालेगा, जब ये पेंडुलम एक्सट्रीम को हिट करेगा। ध्यान से सुनना, अभी मेरे हाथ में क्या, डिजिटल वॉच, जिसका रीडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इज दैट क्लियर। अभी मैं एक पेंडुलम क्लॉक को डिजिटल वॉच के साथ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। बात को समझना, मैंने कहा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ विल इंक्रीज, सो इट विल हैपन टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। टाइम पीरियड इंक्रीज का मतलब है पेंडुलम मूव्स स्लोअर, मतलब धीरे धीरे मूव करेगा, टाइम पीरियड बढ़ गया उसको, अभी उतना ही एंगल घूमेगा लेकिन टाइम लेके घूमेगा, इज दैट क्लियर। फिर से कहता हूँ, अगर लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो दिमाग में कैसे विजुलाइज करोगे कि पेंडुलम धीरे धीरे मूव कर रहा है। बात समझ में आया, ओके। मैंने अपने घड़ी को, डिजिटल वॉच को कैलिब्रेट किया, अभी 0 है और ये भी स्टार्टिंग है इसका, t=0। मैंने इसको रिलीज़ किया, टेम्परेचर बढ़ चुका है, इसका लेंथ बढ़ चुका है। नाउ दिस पर्टिकुलर पेंडुलम विल हैव ए लॉन्गर टाइम पीरियड, इट इज़ गोइंग टू मूव स्लोअर। बात समझ में आया, तो ये गया, 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 और एक्सट्रीम को हिट किया। चिंटी, इफ़ यू आर द क्लॉक, तो कितना रीड करेगी पेंडुलम क्लॉक होने से? 1 सेकेंड। सर 1 सेकेंड हो चुका है, ये बोलेगी क्या, 1 सेकेंड हो चुके हैं, इज दैट क्लियर। और मैंने अपना घड़ी चेक किया, डिजिटल वॉच, उसमें 1.5 सेकेंड्स है एक्चुअली, बिकॉज दिस इज मूविंग स्लोअर, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है। एक्चुअली में अगर ये करेक्ट रीडिंग देता तो जल्दी पहुंच जाता और वही 1 सेकेंड हो जाता है। अभी उसी जगह पर वो पहुंच रहा है लेकिन टाइम लेके पहुंच रहा है। तो इफ जिंटी गिव्स रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पेंडुलम क्लॉक, द मोमेंट इट हिट्स इट, बोलेगा सर 1 सेकेंड, बट एक्चुअली में दिस हैज मूव्ड स्लोअर। तो
तो अगर हम टाइम मेजर करें तो कितना टाइम हो चुका है? 1.5 सेकेंड्स। बात समझ में आया? फिर ये पेंडुलम रिटर्न आया, फिर इस एक्सट्रीम को हिट किया, तब ट्यूनिटी क्या बोलेगी? सर अब 2 सेकेंड्स हो चुका है। फिर मैंने अपना घड़ी चेक किया, 3 सेकेंड्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेकेंड्स। अभी अगर मैं पेंडुलम क्लॉक से रीडिंग लूँ, आई हैव लॉस्ट टाइम, आई हैव लॉस्ट सम अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक्चुअली में कितना टाइम गुजरा है? 3 सेकेंड गुजरा है, लेकिन मैं बताऊंगा कितना? 2 सेकेंड्स। आई एम कोटिंग टाइम लेस, मैंने टाइम कम बताया, मतलब आई मतलब पेंडुलम क्लॉक हैज लॉस्ट टाइम। क्या बोलेंगे हम? पेंडुलम क्लॉक हैज लॉस्ट टाइम। उसको बोलना चाहिए था 3, लेकिन कम बता रहा है, दिस लॉस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। अगर मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, लेंथ इसका सिकुड़ गया, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मतलब पेंडुलम इज मूविंग फास्टर। अभी फिर से यहाँ से चालू किया, दोनों एक साथ, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे, ये जाके एक्सट्रीम को हिट किया, मैं पेंडुलम क्लॉक बोलेगा 1 सेकेंड सर, मैं अपना घड़ी देखूंगा 0.5 सेकेंड्स है सर, बिकॉज इट हैज मूव फास्टर, जल्दी से यहाँ पहुँच गया 0.5 सेकेंड्स। फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, बोलेगा सर 1 सेकेंड, तो मैं बोलूँगा टोटल में कितना? 2 सेकेंड्स, और घड़ी में देखूंगा टोटल में कितना होगा? 1 सेकेंड। तो एक्चुअली हुआ कितना है? 1 सेकेंड। और पेंडुलम क्लॉक का रीडिंग कितना है? 2 सेकेंड। तो ज़्यादा बता रहा है, नहीं बता रहा? जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा बता रहा है, नहीं बता रहा? तो गेन हुआ ही नहीं हुआ? पेंडुलम क्लॉक हैज गेन टाइम। इस टर्मिनोलॉजी को, इस लैंग्वेज को अच्छे से समझो, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। गेन टाइम, लॉस्ट टाइम। गेन कब होगा? जितना होना चाहिए उससे जब ज़्यादा बोलोगे, गेन। 2 सेकेंड बोला तुमने, लेकिन हुआ कितना था? 1 सेकेंड। योर पेंडुलम क्लॉक हैज गेन्ड टाइम। हुआ था 3 सेकेंड, लेकिन तुम्हारे पेंडुलम क्लॉक ने बताया 2 सेकेंड, यू हैव लॉस्ट टाइम। इज दैट क्लियर? और किस लिए हो रहा है? बिकॉज ये पेंडुलम क्लॉक का जो ये वायर है ना, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। इज दैट क्लियर? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो घड़ी क्यों बनाते हैं? पेंडुलम क्लॉक्स क्यों बनाते हैं? अगर इतना ही एरर आता है रीडिंग में, पेंडुलम क्लॉक क्यों बनाते हैं? हाँ, कम दाम नहीं होगा पेंडुलम क्लॉक का दाम कम नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसे केस में क्या किया जाता है, पेंडुलम क्लॉक का ये जो वायर होता है ना, ऐसे वायर को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका अल्फ़ा बहुत 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 कम है। अल्फ़ा जितना कम होगा, इसका जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स टेम्परेचर, वो क्या होगा? बहुत कम होगा। और पेंडुलम क्लॉक से तो हम मिली सेकेंड्स तो मेजर नहीं कर रहे ना, उतना बहुत एरर हमारे डेली लाइफ में चलता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न। इसका, इस मटेरियल का नाम भूल गया मैं, बेसिकली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ठीक है, बट ऐसे एक मटेरियल से बनाया जाता है जिसका अल्फ़ा बहुत ही कम। ठीक है, अभी हम ये निकालेंगे कितना टाइम का लॉस हुआ या गेन हुआ। क्या निकालेंगे हम? कितना टाइम का लॉस हुआ या गेन हुआ। ध्यान देना, ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कैलिब्रेशन टेम्परेचर मतलब कैलिब्रेटेड है, मतलब वो करेक्ट रीडिंग दे रहा है। कैलिब्रेशन का मतलब समझ में आता है? कैलिब्रेटेड है, इसका मतलब क्या है कि ये पेंडुलम अभी इस वक्त कैसा रीडिंग दे रहा है? करेक्ट रीडिंग दे रहा है। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं टेम्परेचर को बदल दूँ, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आई एम स्पीकिंग फॉर बोथ द केसेस। एल का वैल्यू बन जाएगा एल डैश। नमन, सपना नहीं, एल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? एल डैश। तो टाइम पीरियड हम क्या लिख सकते हैं? टी डैश इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल डैश बाई जी। सर टी डैश टी से बड़ा है या छोटा है? वो डिपेंड करेगा कि एल डैश का वैल्यू एल से बड़ा है या छोटा है। वो दोनों केसेस के लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? अच्छा, कैन यू टेल मी एल डैश का वैल्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एल? एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल होगा ना ये? यू एग्री विद दिस? ओके फाइन। अभी टी डैश के जगह इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल डैश बाई जी अगर करते हो, दिस इज एल 1 प्लस अल्फा डेल टी डिवाइडेड बाई जी करूँगा मैं। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, एक काम करते हैं अभी, लेट्स डिवाइड 2 बाई 1। हम क्या करेंगे? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। लेट्स से 2 डिवाइडेड बाई 1। इधर ऊपर क्या बचेगा? टी डैश, नीचे क्या बचेगा? टी। ध्यान देना, 2 पाई बाई जी, 2 पाई बाई जी दोनों में है, तो भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दैट, राइट। ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा? एल 1 प्लस अल्फा डेल टी। नीचे क्या बचेगा? रूट ओवर ऑफ व्हाट? एल। एल एल भी जाएगा एक्चुअली, ये भी चला गया। इज दैट क्लियर? अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, 1 प्लस अल्फा डेल टी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। अभी डेल टी को अगर मैं वेरी स्मॉल मानूं
हमने पहले भी किया था, वी कैन गो फॉर बाइनोमियल एक्सपांशन। और अगर इसको हम एक्सपांड करते हैं दैट इज टी डैश बाई टी, कम ऑन स्टे विथ मी, 1 प्लस हाफ को हम अल्फा डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा डेल टी इंटू हाफ कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? ओके। फिर हम क्या करते हैं, इस 1 को इधर लेके आ जाते, टी डैश बाई टी माइनस 1, कम ऑन, टी डैश बाई टी माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा, टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, होगा ना ऐसा। और ये हमको क्या मिल गया, अल्फा 2। व्हाट इज टी डैश माइनस टी? चेंज इन टाइम, कितना टाइम चेंज हुआ है, एक्चुअल टाइम टी था, नया टाइम क्या, टी डैश, तो कितना बदलाव आया, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेल टी पे डिपेंड करेगा। डेल टी पॉजिटिव तो ये चेंज भी क्या होगा, पॉजिटिव। डेल टी पॉजिटिव तो टी डैश का वैल्यू टी से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो उसमें नहीं घुस रहा, जस्ट रिलेशन लिख रहा हूँ, दैट इज डेल कैपिटल टी डिवाइडेड बाई टी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल टी डिवाइडेड बाई व्हाट, 2। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, ये क्या है, ध्यान से देखना, अगर तुम्हारा एक्चुअल टाइम कैपिटल टी है तो उसमें कितना टाइम गेन हुआ होगा, डेल टी, या लॉस हुआ होगा, डेल टी। इज दैट क्लियर? ये जो रिलेशन है ये हमने टाइम पीरियड पे अप्लाई किया, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड, अगर कैपिटल टी टाइम पीरियड है उसमें कितना चेंज है, डेल टी। इस एक्सप्रेशन को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, कैसे, स्टे विथ मी। मैंने कहा कि ओके, अभी एक्चुअल टाइम अगर टी होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस गोलमाल, व्हाट इज द चेंज इन टाइम, डेल टी, उसका भी रिलेशन तो ऐसा ही आएगा। बात को समझो, ये कैपिटल टी जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है मैं एक जनरल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, कि अगर तुम्हारे किसी प्रोसेस को करने में टी टाइम लगता है एक्चुअली में, तो उसमें बदलाव कितना आ गया, डेल टी का, तो डेल टी बाई टी दैट इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा डेल टी बाई 2। इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ध्यान से देना। सो डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा डेल टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। व्हाट इज टी? टी इज द एक्चुअल टाइम, डेल टी उसमें कितना बदलाव आया, तो एक दिन में, क्या बोला मैंने, एक दिन में कितना टाइम तुमने गेन किया होगा या लूज किया होगा, वो कैसे निकाले हम, एक दिन में, एक दिन का एक्चुअल टाइम कितना है, 24 आवर्स, 24 इंटू 60 इंटू 60, राइट। सो इन वन डे टाइम गेन्ड और लॉस्ट, क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखो, डेल टी दैट इज इक्वल टू अल्फा डेल कैपिटल टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अगर टी का वैल्यू मैं 24 आवर्स इंटू 60 अगर करता हूँ तो हम उसको लिख सकते हैं 86,400 सेकेंड्स, राइट। 86,400 क्या लिख सकते हैं हम, सेकेंड्स लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ये रिलेशन हम कब अप्लाई करेंगे, पूरे दिन में कितना टाइम तुमने गेन किया, अगर गर्म किया तो गेन लूज किया होगा, सही बोला ना मैंने, इट्स मूविंग स्लोअर, राइट। और अगर तुमने टेम्परेचर को घटा दिया, पेंडुलम फास्ट हो जाएगा, तो द पेंडुलम विल गेन टाइम, कितना गेन किया वो तुमको कौन बताएगा, डेल टी बताएगा। इज दैट क्लियर? एक बार समराइज करें, पेंडुलम क्लॉक है, उसमें एक रस्सी होता है, उस पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है 2π√L/g होता है। टेम्परेचर बदलेगा तो एल बदलेगा, एल बदल के एल डैश बन जाएगा, अगर टाइम पे एल ही बदल गया तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। लेंथ लंबा हो गया तो देन द पेंडुलम क्लॉक विल बी मूविंग स्लोअर, इट विल लूज टाइम। एक्चुअली में 3 सेकंड्स था, लेकिन वो इतना ढीला है, वो कितना बोलेगा सर 2 सेकंड्स हुआ है। अगर मैंने टेम्परेचर को घटा दिया, लेंथ एल से एल डैश तो बनेगा, लेकिन एल डैश का वैल्यू एल से छोटा होगा, टाइम पीरियड घटेगा, मतलब फटाफट मूव करेगा, तो वो ओवर एक्टिव है, होना चाहिए था 2 सेकंड, लेकिन बोलेगा कितना 3 देयर ऐसे केस में क्या होगा, देयर इज अ गेन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? फिर हमने कैलकुलेशन किया और देखा भाई कितना चेंज होता है, उसके लिए ये रिलेशन वैलिड है। डेल टी बाई छोटा टी इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा कैपिटल डेल टी बाई 2। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? श्योर? देखो हमने जो सीखा उसी पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। ए पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड्स ए डे। लूजेस वर्ड सुनने के साथ साथ क्या समझ में आएगा, वो ढीला हो चुका है, स्लो मूव कर रहा है, लंबा हो चुका है,
मतलब इफ़ टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, बिकॉज कैलिब्रेशन पे वो करेक्ट रीडिंग देता था। अभी वो ढीला हो चुका है, लंबा हो चुका है, तो टेम्परेचर अभी का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। डू यू एग्री विद दिस? क्लियर है ये कंसेप्ट मैंने क्या कहा? सेकंड देखो, व्हेन गोज फास्ट बाय 4 सेकंड्स अ डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब गोज फास्ट का मतलब क्या, बहुत फास्ट मूव कर रहा है। पेंडुलम का वायर का जो लेंथ है वो छोटा हो चुका है, टेम्परेचर घटा दिया हमने, घटा के कहाँ तक पहुँचाया, 20, मतलब कैलिब्रेशन टेम्परेचर से 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, नीचे होगा, कम होगा। और 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कैलिब्रेशन टेम्परेचर जो है इट लाइज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? मैं बार बार कैलिब्रेशन टेम्परेचर क्यों पूछ रहा हूँ? फाइंड द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज कैलिब्रेशन टेम्परेचर। बात समझ में आया? तो बात को समझो, यहाँ देखो, कैलिब्रेशन जो टेम्परेचर है दैट इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन व्हाट, 40 डिग्री सेल्सियस। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी बाई 2 इंटू 86,400 सेकेंड्स, राइट। अभी देखो डेल टी मतलब चेंज इन टाइम, एक दिन में कितना, 12 सेकेंड्स इट लूजेस, राइट, 12 सेकेंड्स। अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, अभी चेंज इन टेम्परेचर जब निकालोगे इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो किससे किसको माइनस करोगे, 40 माइनस टी करोगे। ये समझाना चाहता हूँ, बहुत लोग गलती से टी माइनस 40 लिख देते हैं। तुमको समझना है कि 40 का जो वैल्यू है वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो तुमको लिखना क्या चाहिए, 40 माइनस टी। यही गलती करते हैं सब लोग, सिर्फ यही जगह है, बाकी सब तो हो ही जाए। बात समझ में आ? दैट इज़ द रीज़न मैंने इसमें बहुत स्ट्रेस दिया कि कैलिब्रेशन टेम्परेचर किससे बड़ा और किससे छोटा है। बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 86,400 सेकेंड्स, राइट। सिमिलरली ये बोला गया है कि इट गोज फास्ट बाई 4 सेकेंड्स अ डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, और 20 डिग्री जो है वो कैलिब्रेशन टेम्परेचर से क्या है, कम है। सो 4 लिखता हूँ, अल्फा डेल टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, टी माइनस 20, टी इज द कैलिब्रेशन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 86,400 सेकेंड्स। तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन 1 है, और ये जो है ये हमारा इक्वेशन 2 है। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमको पता है कि इसके बाद क्या करना है। डिवाइड करो, अल्फा चला जाएगा, सिर्फ कैपिटल टी बचेगा, वहाँ से हम निकाल पाएंगे। मैं आंसर बता देता हूँ, टी का वैल्यू जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, इसका आंसर निकालना 25 के साथ मैच कराना, 25 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना पड़ता है। इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये रियलाइज करना, कैलिब्रेशन टेम्परेचर से कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इज दैट क्लियर? ये जो आइडिया है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। मैंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी में चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए स्ट्रेस आने के लिए। तब मैंने इस एग्जांपल का इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एग्जांपल दिया था जहाँ पर एक रॉड 2 वॉल्स के बीच में फंसा हुआ है, तुमने उसको गर्म कर दिया, वो लंबा तो होना चाहता है, इट्स ओन विश, तुमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स इस पर नहीं लगाया। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केस में अगर तुम देखोगे रॉड का लेंथ तो बदल नहीं रहा बिकॉज इट इज ट्रैप्ड बिटवीन 2 रिजिड वॉल्स, फिर भी इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ? तुमको समझ में है मैं क्या बताना चाहता हूँ? नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस कब आएगा, तुम्हारे पास एक रॉड है, तुमने उसको खींचा, लंबा हो गया, स्ट्रेन आया तो स्ट्रेस आया। 99% ऑफ द टाइम यही तो डिस्कस किया था। ये एक अलग ही सिचुएशन है, यहाँ पर रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? वॉल ने रोक के रखा है। इज दैट क्लियर? फिर भी स्ट्रेस डेवलप होता है, फिर भी स्ट्रेस। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये खुद ब खुद अपने मर्जी से लंबा होना चाहता है, इसमें तुमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया नहीं, लेकिन उस ग्रोथ को किसने रोक दिया? वॉल के कंप्रेसिव फोर्स ने रोक दिया। इसलिए वो क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके। ठीक है, फिलहाल
अगर ये फ्री होता, अगर ये फ्री होता और अगर हम इसको गर्म करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर डेल्टी अमाउंट से बदल जाता तो इसका लेंथ कितना इंक्रीज होता? डेल एल, इसको हम क्या लिखते हैं? एल अल्फा इंटू डेल टी। ये होना चाहिए था, याद है ना, ये वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है, राइट? ये चेंज इन लेंथ होना चाहिए था, मतलब स्ट्रेन कितना होना चाहिए था? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल एल बाई एल, क्या लिख देंगे हम? अल्फा डेल। हुआ क्या ये लेंथ चेंज? हुआ क्या है लेंथ चेंज? तुम ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, अगर वॉल्स नहीं होता तो रॉड का लेंथ डेल एल अमाउंट से बढ़ चुका होता। इमेजिन करो कि डेल एल अमाउंट से बढ़ गया, फिर तुमने वॉल को लाया, फिर दबा दिया, तो डेल एल फिर से क्या हो गया? घुस गया, लेंथ एल चेंज नहीं हुआ। ऐसे इमेजिन करो। तुमको समझ में आया मैंने क्या कहा? कैसे इमेजिन करोगे? फॉरगेट अबाउट द वॉल्स। तुमने रॉड को गर्म किया, वो खुशी खुशी लंबा हो गया डेल एल लेंथ से। इज दैट क्लियर? फिर तुमने क्या लाया? वाल को लाया, दोनों तरफ से क्या किया? कंप्रेस किया और दबा दबा के इसके लेंथ डेल एल को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, मतलब रॉड को छोटा करके उसके इनिशियल लेंथ तक पहुंचा दिया। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं तुम ऐसा अगर सोचोगे, अभी अगर मैं तुमको पूछूं क्या रॉड का लेंथ चेंज हुआ, तुम बोलोगे यस, नहीं बोलोगे? ऐसे अगर सोचोगे तो प्रबल, क्योंकि उसका लेंथ एल प्लस डेल एल था, तुमने वॉल को लाया, कंप्रेस किया, लेंथ एल कर दिया, मतलब डेल एल से डिक्रीज किया ही नहीं किया तुम, लेंथ तो चेंज हुआ ना। मतलब सोचने का तरीका है। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू थिंक दिस वे। डेल एल से लेंथ चेंज हो गया, तो कितना फोर्स लगाया होगा डेल एल लेंथ चेंज करने के लिए? बोलो भाई, इतना जल्दी भूले क्या? कितना फोर्स लगा? ये वॉल इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वॉल इधर फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ये फोर्स कैसे हम निकालते हैं? F इक्वल टू के एक्स। बोला तो था रॉड का बिहेवियर किसके जैसा है? स्प्रिंग जैसा ही है। इज दैट क्लियर? तो F इक्वल टू, अगर मैं के एक्स लिखता हूँ, एक्स इज द चेंज इन लेंथ। बोलो भाई, के का वैल्यू कितना होता है? ए वाई बाई एक्चुअल लेंथ एल, और एक्स के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? डेल एल। डेल एल इज द चेंज इन लेंथ। कोई डाउट है क्या? सर लेंथ तो चेंज होगा ही नहीं। मैंने इस तरीके से सोचने के लिए नहीं बोला। मैंने क्या बोला? पहले वॉल को ना मानो, फॉरगेट अबाउट दिस। रॉड है, गरम किया, डेल एल लेंथ बढ़ गया, उसके बाद तुमने क्या किया? वॉल ला के कंप्रेस करके डेल एल को छोटा कर दिया। ऐसे सोचो तो ठीक रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ए वाई बाई एल इंटू डेल एल, और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए वाई डेल एल बाई एल का हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा डेल टी। हो गया? तो ये जो फोर्स है ये हो गया हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं हम इसको? थर्मल स्ट्रेस। बिकॉज आया किस लिए? ये आया बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्का? इसका उल्टा भी हो सकता था। अगर मैंने इस रॉड को ठंडा कर दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, फॉरगेट अबाउट द वॉल, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो, फॉरगेट अबाउट द वॉल, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कितना से कॉन्ट्रैक्ट हो गया? डेल एल। फिर तुमने क्या कि उसको पकड़ के खींच के फिर डेल एल लेंथ बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो रहा, सोचने के लिए बोल रहा हूँ। तो होगा ना? फोर्स कितना लगा? F इक्वल टू के एक्स। के की जगह क्या पुट कर दोगे? ए वाई बाई एल, और एक्स की जगह डेल एल। लेकिन यहाँ पर डेल एल कैसे निकाल सकते हो? एल अल्फा इंटू डेल टी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये वाले टर्म को यूज़ करके डेल एल का वैल्यू लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट इसमें? पक्का? झुमका एक मिनट। ओके, ये तो हो गया तुम्हारा टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस का कहानी। जस्ट इमेजिन करो कि एक वॉल है और इस वॉल के अंदर तुमने एक स्पीयर को फंसा के रख दिया। ऐसा एक स्पीयर है, इसके अंदर घुसा के रख दिया। दिस इज द स्पीयर। इज दैट क्लियर? तुमने इसको गर्म किया, एक्सपांड करना चाहेगा। सोचो वॉल नहीं है, कितना एक्सपांड कर जाता? होता इतना वॉल्यूम एक्सपांड। फिर तुमने वॉल को पिक्चर में लाया, वॉल ने क्या किया? इस डेल वी को जीरो कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितना वॉल्यूम चेंज हुआ? डेल वी इज द वॉल्यूम चेंज। इज दैट क्लियर? तो इन दिस केस स्ट्रेन कितना होगा? डेल वी बाई वी कितना हो जाएगा? गामा डेल वी। इज दैट क्लियर? एंड हम ये कह सकते हैं ये जो वॉल है इस पेयर पे क्या लगा रहा है? प्रेशर लगा रहा है, नहीं रहा? कंप्रेसिव प्रेशर लगा रहा है, नहीं रहा? प्रेशर मतलब स्ट्रेस, प्रेशर ही तो स्ट्रेस होता है। तो हमको पता है कि बल्क मॉडुलस है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा क्या? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन।
so that is stress by हम क्या लिख देंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट प्रेशर, और वो कितना होगा B इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं गामा इंटू डेल टी। बस यहाँ पर मैं फोर्स के टर्म्स में बात नहीं कर रहा, यहाँ पर हम किसके टर्म्स में बात करें, प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। याद है ना, कंसेप्ट सिखाया था हम। सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कोई डाउट? श्योर? ओके, लिखो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो। Two rods of different metals having cross-sectional area of A are placed between two walls as shown। दो walls है और एक metal rod है, दो अलग अलग मटेरियल का है। एक मेटल रॉड का लेंथ L1 है, दूसरे मेटल रॉड का लेंथ L2 है। कृषांग इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस, 0 से T कर दिया फॉर एग्जांपल। फाइंड द फोर्स विथ विच द रॉड्स एक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है ना। पहले इसको एड्रेस करते हैं। फाइंड द फोर्स विथ विच द रॉड्स एक्ट ऑन ईच अदर। बिफोर आई मूव ऑन टू दिस, फोर्स के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये समझो कि अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मैंने क्या टेक्निक सिखाया था कि ये सोचो कि अगर वॉल नहीं होता तो पहले वाले रॉड का लेंथ भी बढ़ जाता, दूसरे वाले रॉड का भी लेंथ बढ़ जाता। कितना बढ़ता, एक्सटेंशन कितना आता, डेल L1 कितना होता वो L अल्फा 1 T है ना, और डेल L2 क्या होता ये L1 होगा L2 अल्फा 2 इंटू T। ये एक्सटेंशन आता ओवरऑल रॉड में। टोटल एक्सटेंशन कितना आता, डेल L1 प्लस डेल L2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं L1 अल्फा 1 इंटू T प्लस L2 अल्फा 2 इंटू T। इज दैट क्लियर? तो तुमने क्या इमेजिन किया, वॉल नहीं है या लंबा हो गया। अभी फिर तुमने क्या किया, वॉल को लाया, वॉल से उस रॉड को दबाया और उसका लेंथ कितने से डिक्रीज कर दिया, डेल L से डिक्रीज कर दिया। मतलब जितना इंक्रीज हुआ था उसको डिक्रीज कर दिया। तो एज ए होल रॉड का लेंथ चेंज नहीं हुआ, ऐसे सोचने के लिए बोला, राइट। ओके, तो अगर आके प्रेस करोगे तो ये इस वाले एंड को F4 से प्रेस करेगा, ये भी इस वाले एंड को कितने से प्रेस करेगा, F से ही तो करेगा, बिकॉज ये रॉड तो मूव नहीं करता ना। इस पर नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा या नहीं। तो इधर से F लगा तो उधर से भी क्या होगा F। किसी भी क्रॉस सेक्शन में देख लो फोर्स क्या लगेगा, F ही लगेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में, बिकॉज ये रॉड क्या है, रॉड इक्विलिब्रियम में है। कम ऑन, रॉड क्या है, रॉड इक्विलिब्रियम में है। ये अगर F है तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े को इस तरफ कितने फोर्स से धक्का दे रहा होगा, F से धक्का दे रहा होगा, और ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े को इस तरफ F से धक्का दे रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हर क्रॉस सेक्शन में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम F। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस F के लगने के कारण इस रॉड का लेंथ छोटा हो गया, बोला तो था लंबा हुआ था फिर छोटा हो गया, इसी F के लगने के कारण। तो अगर F लगता है, इसका लेंथ पहले वाले का लेंथ कितना डिक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन द फर्स्ट केस, डेल L1 इन द फर्स्ट केस, F बाई K, F इक्वल टू KX होता है ना, X होगा चेंज इन लेंथ, तो X का वैल्यू कितना होगा, F बाई K होगा ही नहीं होगा। अरे बोलो भाई, तो पहले वाले का लेंथ कितना चेंज हुआ, लेट्स से डेल L1 डैश फॉर एग्जांपल, वो क्या होगा F बाई K, K कितना होगा A Y1 बाई L1। डू यू एग्री विद दिस? इतने से कंप्रेस हो गया पहला वाला। दूसरा वाला कितने से कंप्रेस हुआ, डेल L2 डैश, उसका वैल्यू कितना होगा, फोर्स तो F ही है। हर रॉड पे फोर्स क्या होगा, सेम। ये समझ में आया नहीं आया, बिकॉज रॉड मूव नहीं कर रहा ना, हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, F डिवाइडेड बाई A बाई 2। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, L2। सो व्हाट इज द टोटल कंप्रेशन, डेल L1 डैश प्लस डेल L2 डैश। समझ रहे हो ना मैं क्या करूँगा अभी? तो यहाँ से F कॉमन ले लूँगा, अगर F बाई A अगर कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर क्या बचेगा, L1 बाई Y1, यहाँ पर क्या बचेगा, L2 बाई Y2। सो दिस इज द टोटल कंप्रेशन। कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज रॉड का लेंथ एक्चुअली में तो चेंज नहीं होता। गर्म करने से जितना लंबा हुआ होगा, दबाने से उतना ही छोटा हुआ होगा। लंबा इतना हुआ डेल L, छोटा इतना हुआ। मुझे पता है कि रॉड का लेंथ फाइनली चेंज नहीं होता, तो एक्सटेंशन शुड कैंसिल आउट कंट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, ध्यान देना, दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2, बाहर में क्या रहेगा T, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा F
बाई ए, और यहाँ पर क्या होगा L1 Y1 प्लस L2 Y2। तो यहाँ से तुम F बहुत आसानी से निकाल पाओगे। मैं कर नहीं रहा, यहाँ से F निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो तो यहाँ पर हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया जो सिखाया था। तुमने रॉड को गर्म किया, कुछ एक्सटेंशन आया, तुम वाल को लाया, दबाया, कुछ कंट्रैक्शन आया, फिर तुमको क्या पता है रॉड का लेंथ चेंज नहीं होता, मतलब जितना एक्सटेंड हुआ होगा उतना ही कंप्रेस हुआ होगा। तो दोनों के वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया, तो वहाँ से F आ जाएगा। सेकेंडली तुमको क्या समझना है कि सर ये जो रॉड है इक्विलिब्रियम में कहीं मूव नहीं कर रहा, इधर से F लगेगा तो इधर से भी F ही लगेगा, दोनों फोर्स क्या होना पड़ेगा, सेम। ऑल अलोंग द रॉड द फोर्स विल बी सेम। इसलिए दोनों केसेस में मैंने F ही लिया है, F दोनों केसेस में F लिया है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड्स एट हायर टेम्परेचर L1 एंड L2 ओनली। लेंथ चेंज नहीं हो, रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा। समझ में आया? ये फिर से थर्मल स्ट्रेस पे क्वेश्चन था। आई होप यू एंजॉय दिस। दिस इज अ गुड क्वेश्चन विच एग्जैक्टली हिट्स द बेसिक्स। गर्म किया तो लंबा हुआ, वॉल से प्रेस किया तो छोटा हुआ, तो जितना लंबा हो उतना ही छोटा हुआ। इज दैट क्लियर? फाइन।